हरारी हमें 10th लेसन सिखाते हैं, वो है टेररिज्म डोंट पैनिक। टेररिज्म मतलब आतंकवाद। वो कहते हैं कि हमें टेररिज्म के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को समझना होगा और कैसे इसे हम टैकल कर सकते हैं। वो बताते हैं कि टेररिज्म का असली टारगेट लोगों के दिमाग में डर पैदा करना होता है, ना कि फिजिकल डैमेज करना। वो समझाते हैं कि अगर हम डर का शिकार हो गए तो टेरर ग्रुप्स अपने गोल में सफल हो जाएंगे। टेररिज्म का मेन गोल हमेशा फियर और कन्फ्यूजन पैदा करना होता है। हरारी कहते हैं कि इसमें फिजिकल डैमेज लिमिटेड होते हैं। टेरर अटैक्स में जितने लोग मरते हैं वो एक्सीडेंट और डिजीज़ के मुकाबले काफ़ी कम होते हैं, जबकि साइकोलॉजिकल डैमेज ज़्यादा होता है। मीडिया और गवर्नमेंट्स के रिएक्शंस के ज़रिए लोगों के दिमाग में पैनिक फैलता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 9/11 के हमले के बाद सिर्फ एक अटैक ने पूरे अमेरिका को पैनिक मोड में डाल दिया, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सिक्योरिटी और वॉर पे खर्च किए गए। हरारी टेररिज्म को एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर के रूप में एक्सप्लेन करते हैं, मतलब कम रिसोर्सेज के साथ एक छोटे ग्रुप के एक बड़े नेशन को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश। टेररिस्ट डायरेक्टली गवर्नमेंट या आर्मीज को डिफीट नहीं कर सकते, इसलिए वो फियर क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट्स को ओवर रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। मीडिया के टेररिज्म के इम्पैक्ट को एम्प्लाई करने का एक बड़ा रोल होता है। हरारी कहते हैं कि न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया हर छोटी न्यूज़ को इतना सेंसेशनलाइज करते हैं कि लोग और ज़्यादा डरने लगते हैं। टेररिस्ट ग्रुप्स इन चीज़ों का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। गवर्नमेंट्स का ओवर रिएक्शन जैसे वॉर या मास सर्वेलेंस टेरर ग्रुप्स का एक नैरेटिव को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। हरारी कहते हैं कि टेररिज्म को टैकल करने के लिए हमें अपनी स्ट्रेटजीज को रीथिंक करना होगा। सबसे पहला कि डोंट पैनिक, घबराइए मत। टेरर का असली वेपन डर है। अगर गवर्नमेंट्स और लोग पैनिक करेंगे तो टेररिस्ट ग्रुप में अपने गोल में सफल हो जाएंगे। दूसरा, ओवर रिएक्ट करना गलत है। एक बैलेंस्ड और टारगेट रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है। तीसरा है कि लोगों को समझना होगा कि टेररिज्म का असली मकसद सिर्फ फियर क्रिएट करना है। अगर लोग डर से ऊपर उठ गए तो टेरर ग्रुप की पावर ख़त्म हो जाएगी। हम इसका कंक्लूजन देखते हैं कि हरारी ये कहना चाहते हैं कि टेररिज्म को डिफीट करने के लिए सबसे ज़रूरी है डर को डिफीट करना। जब तक लोग पैनिक करते रहेंगे तब तक टेररिस्ट जीतेंगे। अगर हम क्लैम और फोकस रहें तो टेररिज्म अपनी ताकत खो देंगे। अब हम 11th लेसन पे आते हैं। 11th लेसन है वॉर नेवर अंडर एस्टिमेट ह्यूमन स्टुपिडिटी। मतलब वॉर यानी युद्ध, इंसानी मूर्खता को कभी कम मत समझो। 11th लेसन जो हरारी हमें सिखाते हैं वो ये है कि आज के मॉडर्न ज़माने में भी वॉर का ख़तरा बिल्कुल रियल है। भले ही न्यूक्लियर वेपन्स और ग्लोबल ट्रेड ने वॉर को कम किया हो, लेकिन इंसानी स्टुपिडिटी और इमोशनल डिसीजंस अब भी दुनिया के लिए एक बड़ी चैलेंज है। उनका कहना है कि पिछले कुछ दशक में दुनिया ने रिलेटिव पीस देखा है। कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ ट्रेड और इकोनॉमी के ज़रिए कनेक्टेड हैं, जो वार के अगेंस्ट और डिटरेंट का काम करती हैं। लेकिन ये गारंटी नहीं कर सकता कि वॉर अब पुरानी बात हो गई है। हिस्ट्री में अभी लोगों ने पीस के ज़माने में वॉर को इम्पॉसिबल माना था, लेकिन वो अजम्पशंस गलत साबित हुए। हरारी वार्न करते हैं कि इंसानी डिसीजंस हमेशा रेशनल नहीं होते। लीडर्स इमोशनल या ईगो ड्राइवन डिसीजंस लेकर वॉर स्टार्ट करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स के अननेसेसरी प्राइड और बैड डिसीजंस के कारण शुरू हुआ था। वही स्टुपिडिटी आज भी एग्जिस्ट करती है। कोई भी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग या एक इम्पल्सिव डिसीजंस दुनिया को फिर से एक बड़े वॉर की तरफ ले जा सकता है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने वॉर के डायनेमिक को और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। कंट्री अब फिजिकल वॉर के बजाय साइबर अटैक्स का यूज़ कर रही हैं, और एआई ड्राइविंग वेपन्स एक नए टाइप के वॉर का रिसोर्स बन सकते हैं। अगर ये सिस्टम्स ह्यूमन के कंट्रोल से बाहर चले गए तो उनका मिसयूज़ दुनिया के लिए एक डिजास्टर हो सकता है। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है, अगर इससे गलत हाथों में गया तो कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। हरारी एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाते हैं, वॉर का इकोनॉमिक कॉस्ट। पिछले कुछ वॉर जैसे इराक और अफगानिस्तान वॉर्स ने प्रूव किया कि वॉर का फाइनेंशियल बर्डन किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को वीक कर सकता है। इस वजह से पावरफुल नेशंस भी वॉर को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन स्मॉलर कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिविल वॉर या प्रॉक्सी वॉर अभी भी दुनिया के लिए चैलेंज है। हरारी कहते हैं कि वॉर को अवॉइड करने के लिए इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ज़रूरी है, जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशंस, रेशनल लीडरशिप। अब हम इसकी कंक्लूजन की बात करते हैं कि हरारी कहते हैं कि वॉर का ख़तरा तब तक रियल है जब तक इंसानी स्टुपिडिटी और ईगो ड्राइवन पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमें फ्यूचर में पीस चाहिए तो हमें रैशनल थिंकिंग और ग्लोबल कॉरपोरेशन को प्रायोरिटी देनी होगी। अब 12th लेसन है ह्यूमिलिटी। यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। आप दुनिया के केंद्र नहीं हैं। 12th लेसन जो हरारी हमें सिखाते हैं वो ये है कि अपने आप को दुनिया के सेंटर में समझना एक गलती है। इंसानी सोसाइटी का ओवर कॉन्फिडेंस और इग्नोरेंस ग्लोबल प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ह्यूमिलिटी एक ज़रूरी क्वालिटी है जो अपने गलतियों से सीखें और नए पर्सपेक्टिव समझने में मदद करती है। हरारी कहते हैं इंसानी सोसाइटी हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझती आई है। इसका एक एग्जाम्पल रिलीजियन और माइथोलॉजी में देखा जा सकता है। जैसे क्रिश्चियनिटी कहते हैं कि ह्यूमंस गॉड्स चूज बीइंग है। हिंदू धर्म में भी ह्यूमन को प्रकृति पर कंट्रोल करने वाले रूप में देखा गया है। ये सोच है कि हम सबसे ऊपर हैं, न सिर्फ नेचर के साथ इम्बैलेंस क्रिएट करता है बल्कि दूसरी स्पीसीज के प्रति हमारे एटीट्यूड को नेगेटिव बनाता है। और मॉडर्न साइंस ने इंसानों को और ज़्यादा एरोगेंट बनाया है। साइंटिफिक एडवांसमेंट्स ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि हम नेचर और यूनिवर्स को कम्प्लीटली समझ चुके हैं। इंसान ने अपने प्रॉफिट के लिए नेचर का एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया, बिना सोचे समझे कि इसका प्लैनेट पर क्या इम्पैक्ट होगा। आज के इकोलॉजिकल क्राइसिस इसी एरोगेंट के रिजल्ट हैं। हरारी यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाते हैं, कल्चरल ह्यूमिलिटी। हर कल्चर को अपने यूनिक पर्सपेक्टिव और सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में वेस्टर्न कल्चर अपने आप को डोमिनेंट और सुपीरियर मानते हैं। अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें दूसरे कल्चरल और सोसाइटी से सीखना होगा। जैसे इंडिजिनस कम्युनिटी का नेचर के साथ हार्मनी में जीने का तरीका इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है। यूवल ह्यूमैनिटी को एक तरीके के सेल्फ अवेयरनेस के रूप में डिफाइन करते हैं। अगर इंसानी सोसाइटी अपने पास्ट मिस्टेक को एक्सेप्ट करके उनसे सीखने के लिए तैयार हो तो हम अपने फ्यूचर बेटर बना सकते हैं। एग्जाम्पल, कॉलोनियलिज्म के समय पावरफुल नेशंस ने वीकर नेशंस को रिसोर्सेज के कल्चर को एक्सप्लॉय किया। आज वही नेशंस अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करके ग्लोबल कॉरपोरेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इसका कंक्लूजन ये है कि हरारी ये कहते हैं कि इंसानी एरोगेंस ने प्लैनेट्स और सोसाइटी को सिर्फ नुकसान ही होगा। अगर हमें अपने फ्यूचर सिक्योर करना है तो हमें विनम्रता अपनानी होगी, नेचर के प्रति, दूसरी स्पीसीज़ के प्रति और एक दूसरे के प्रति। इंसानियत तभी प्रोग्रेस कर सकती है जब हम एक्सेप्ट करें कि हम दुनिया के सेंटर नहीं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं लेसन 13 पे। लेसन 13 है गॉड डोंट टेक हिज नेम इन वैन, यानी भगवान, उनके नाम का अनुचित उपयोग मत करो। 13 लेसन में बताया गया है कि कैसे इंसानी सोसाइटी ने भगवान के कॉन्सेप्ट का मिसयूज़ किया है। हरारी समझाते हैं रिलीजन और भगवान के नाम का इस्तेमाल कभी कभी पावर, वॉयलेंस और मैनिपुलेशन के लिए किया गया है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी को पॉलिटिक्स और पर्सनल एजेंडे से अलग रखना ज़रूरी है। हिस्ट्री में रिलीजन हमेशा पावर का एक बड़ा सोर्स रहा है। कई रूलर्स और लीडर्स ने भगवान के नाम का मिसयूज किया है अपनी पॉलिटिकल और पर्सनल मोटिव के लिए। क्रिश्चियंस ने होली वॉर का नाम पर वॉयलेंस को जस्टिफाई किया। इस्लामिक ग्रुप ने अपने पर्सनल एजेंडा को पुश करने के लिए इस टर्म का मिसयूज किया। हरारी ये पॉइंट उतारते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का असली पर्पस इंसानी प्रोग्रेस और पीस प्रमोट करना है, लेकिन उसका उल्टा हुआ। आज के ज़माने में साइंस और टेक्नोलॉजी के आगे रिलीजन की पावर कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी कई सोसाइटीज़ में भगवान का नाम का मिसयूज हो रहा है। जैसे कि पॉलिटिकल लीडर अपने रिलीजियल आइडेंटिटी को हाईलाइट करके वोट लेते हैं, चाहे उनका असली एजेंडा रिलीजन से रिलेटेड ना हो। ये मिसयूज न सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को डैमेज करता है बल्कि सोसाइटी में अननेसेसरी डिविजन्स भी क्रिएट करता है। यहाँ पर यूवल एक ज़रूरी पॉइंट राइज करते हैं, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन अलग चीज़ें हैं।
स्पिरिचुअलिटी एक इंसान का अपने आप के यूनिवर्स के साथ एक पर्सनल कनेक्शन है, जबकि रिलीजन एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो पावर और अथॉरिटी का मीडियम बन जाता है। अगर हमें अपनी सोसाइटी को ट्रूली मोरल और इथिकल बनाना है तो हमें स्पिरिचुअलिटी के यूनिवर्स लेसन को अपनाना होगा, ना कि रिलीजन के डिविजिबल टूल को। इसका कंक्लूजन ये है कि हरारी ये कहते हैं कि भगवान का कॉन्सेप्ट इंसानी प्रोग्रेस और पीस के लिए था, लेकिन इसका मिसयूज ने सोसाइटी को डिवाइड और मैनिपुलेट किया है। अगर हमें एक बेटर फ्यूचर चाहिए तो हमें भगवान के नाम का मिसयूज बंद करना होगा और यूनिवर्सल मोरालिटी और कंपैशन को अपनाना होगा। अब 14th लेसन है सेक्युलरिज्म एक्नॉलेज योर शैडो। सेक्युलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता, अपनी कमजोरी को स्वीकार करें। 14 लेसन जो वो है सेक्युलरिज्म का असली एजेंस को समझना और इसकी लिमिटेशन को एक्सेप्ट करना। सेक्युलरिज्म का मतलब है सभी रिलीजन के प्रति न्यूट्रल रहना और मोरालिटी को यूनिवर्सल वैल्यू पर बेस करना, लेकिन इसका चैलेंज और बाउंड्रीज को समझना भी ज़रूरी है। सेक्युलरिज्म का फोकस इस बात पर होता है कि गवर्नमेंट्स और रिलीजन अलग अलग काम करें। सेक्युलरिज्म इंसानी फ्रीडम और पीस को प्रमोट करता है, लेकिन इसके कई सारे चैलेंजेस और क्रिटिसिजम्स भी हैं। सबसे पहला है कि रिलीजियस बिलीवर्स मानते हैं कि मोरालिटी का बेस रिलीजन है, सेक्युलरिज्म नहीं। अगर रिलीजन नहीं तो मोरालिटी वीक हो सकती है। दूसरा है कि कई लोग सेक्युलरिज्म को अपनी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू के लिए ख़तरा मानते हैं। तीसरा कि कभी कभी सेक्युलरिज्म एक्सट्रीमिस्ट को समझाने और हैंडल करने में फेल होता है। हरारी कहते हैं कि सेक्युलरिज्म परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी फ्लॉज को समझकर सुधारना ज़रूरी है। एग्जाम्पल, कोई पॉलिसी करते वक्त कल्चरल सेंसिटिव को इग्नोर करना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। अगर सेक्युलरिज्म अपने इश्यूज़ को इम्प्रूव करे तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन सकता है। 21वीं शताब्दी एक ग्लोबल चैलेंज के लिए सेकुलर मोरालिटी ज़रूरी है जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम और इक्वालिटी। ये प्रिंसिपल एक ऐसी समाज का विज़न देता है जहां सब अपनी बिलीव्स और आइडेंटिटी के साथ शांति से जी सकें। अब इसका कंक्लूजन ये है कि हरारी कहते हैं कि सेक्युलरिज्म का असली स्ट्रेंथ उसके एडेप्टेबिलिटी और इंक्लूसिबिलिटी है, लेकिन अगर हमें इसके फ्यूचर के लिए और रेलिवेंट बनाना है तो इसकी फ्लॉज को समझना और उसे बेटर बनाना ज़रूरी है। एक बैलेंस सेकुलर सिस्टम ही ग्लोबल पीस और कॉरपोरेशन को प्रमोट कर सकता है। अब हम आते हैं 15th लेसन पर। 15th लेसन है इग्नोरेंस यू नो लेस देन यू थिंक, यानी अज्ञानता, आप जितना सोचते हैं उससे कम जानते हैं। ये लेसन हमें ये सिखाता है कि कैसे इंसानी इग्नोरेंस दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स का एक रूट कॉज है। हरारी इस चैप्टर में ये समझाते हैं कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशंस का ओवरलोड के बावजूद इंसान अब भी डिसीजंस में बायस्ड और अनफॉर्म्ड है। हरारी कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूज़न है। इंटरनेट और मीडिया के वजह से नॉलेज इजीली एक्सेसिबल है, लेकिन ये फ्रेगमेंटेड और बायस्ड भी हो सकते हैं। हम किसी भी नॉलेज के लिए सोशल मीडिया पर रिलायबल हैं, लेकिन वो मिस इन्फॉर्मेशंस भी हो सकती हैं। और सोशल मीडिया डिबेट्स में लोग एक्सपर्ट की तरह बिहेव करते हैं, चाहे उनका नॉलेज इनकम्प्लीट हो। ट्रेडिशनल इग्नोरेंस का मतलब था इन्फॉर्मेशन की कमी, लेकिन आज के ज़माने में इग्नोरेंस का मतलब है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और मिक्स इन्फॉर्मेशन, जैसे कि फेक न्यूज़ हो गया। हरारी कहते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन एक नई इग्नोरेंस है जो डेमोक्रेसी और ग्लोबल कॉरपोरेशंस के लिए डेंजरस है, और लोग वही इन्फॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं जो उनके एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करे, और इस वजह से उनका पर्सपेक्टिव और नैरो हो जाता है। यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या इंसानी दिमाग 21वीं शताब्दी के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझने के लिए कैपेबल है? एआई और बिग डेटा जैसे टूल्स दुनिया को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि आम इंसान उन्हें समझ नहीं सकता। ये गैप इंसानी इग्नोरेंस और मशीन के पावर के बीच एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है इग्नोरेंस को छोड़कर इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी को अपनाना। आप कंटिन्यूसली लर्न कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट पर ट्रस्ट कीजिए और हर चीज़ को क्वेश्चनिंग कीजिए। इसका कंक्लूजन ये है कि हरारी वॉर्न करते हैं कि अगर इंसानों ने अपनी इग्नोरेंस को समझा नहीं
तो वो गलत डिसीजन और मिस इन्फॉर्मेशन के शिकार बन सकते हैं। अगर हमें अपने फ्यूचर चैलेंज का सामना करना है तो नॉलेज और ह्यूमैनिटी एक बैलेंस बनाना होगा। अब लेसन 16 है जस्टिस, आवर सेंस ऑफ जस्टिस माइट बी आउट ऑफ डेट, यानी न्याय, हमारा न्याय का भाव पुराना हो सकता है। 16th लेसन जो हमें सिखाता है वो ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें अपने जस्टिस के कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करना होगा। इंसानी समाज का जस्टिस सिस्टम हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर बेस्ड है, लेकिन 21वीं शताब्दी के नए चैलेंजेस ट्रेडिशन आइडिया ऑफ जस्टिस को इररिलेवेंट बना रहे हैं। जस्टिस का ट्रेडिशनल आइडिया मोरालिटी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी पर बेस्ड है। ये कॉन्सेप्ट पुरानी सोसाइटी में काम करते थे, जैसे कि गलत काम करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लिमिटेड हो गए हैं। आज के वर्ल्ड में नए चैलेंजेस हैं जो ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम के फ्रेमवर्क में फिट नहीं होते, जैसे कि ग्लोबल इनइक्वालिटी, इकोलॉजिकल जस्टिस हो गया या टेक्नोलॉजिकल अकाउंटेबिलिटी। हरारी कहते हैं कि अगर हमें नए चैलेंजेस को एड्रेस करना है तो हमें जस्टिस के कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन करना होगा। ट्रेडिशनल जस्टिस इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करता है, लेकिन ग्लोबल प्रॉब्लम्स कलेक्टिव एफर्ट मैनेज है। और क्लाइमेट चेंज और रिसोर्सेज के इशू के लिए हमें फ्यूचर जनरेशन्स के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें कि इंसानों का जस्टिस का सेंस उनके इमोशंस से डीपली कनेक्टेड है। जैसे कि अगर किसी ने हमें डायरेक्टली हर्ट किया तो हमें उसे सज़ा मिलते देखकर सेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम जैसे क्लाइमेट चेंज या कॉरपोरेट ग्रीड इमोशन से दूर होते हैं, इसलिए लोग उनके अगेंस्ट एक्शन लेने में उतनी अर्जेंसी फील नहीं करते। अगर हमें अपने इमोशंस को लॉजिकली फ्रेमवर्क के साथ बैलेंस करना होगा ताकि हम नए प्रॉब्लम्स के लिए इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढ पाए। इसका कंक्लूजन यह है कि हरारी का मैसेज क्लियर है। अगर इंसानी सोसाइटी को नए चैलेंजेस का सामना करना है तो हमें अपनी जस्टिस के पुराने आइडियाज़ को अपडेट करना होगा। एक ऐसा जस्टिस सिस्टम चाहिए जो लोकल और ग्लोबल, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों डायमेंशन को एड्रेस कर सके। अब 17th लेसन है पोस्ट ट्रूथ, सम फेक न्यूज़ लास्ट फॉर एवर। पोस्ट ट्रूथ यानी पीछे का सच जो अब गलत हो चुका है, और कुछ झूठ हमेशा चलते रहते हैं। पोस्ट ट्रूथ का एरा का असली मतलब और इसका सोसाइटल पर इम्पैक्ट के बारे में हम इस लेसन्स में बात करेंगे। हरारी इस चैप्टर में समझाते हैं कि फेक न्यूज़ और मैनिपुलेटेड नैरेटिव कैसे इंसानी बिलीव्स को सेव करते हैं और हमारे डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस को डिस्टॉर्ट करते हैं। पोस्ट ट्रूथ का मतलब है एक ऐसी दुनिया जिसमें इमोशंस और पर्सनल बिलीव्स फैक्ट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। हरारी कहते हैं पोस्ट ट्रूथ का राइज एक नई बात नहीं है। हिस्ट्री में हमेशा से नैरेटिव और मिथ्स लोगों के बिलीव्स को सेव करते आए हैं। एग्जाम्पल, रिलीजन और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ने हमेशा अपने फॉलोअर को इंस्पायर करने के लिए एग्जैजरेटेड या फिक्शनल स्टोरीज का यूज किया है। लेकिन आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशंस को बहुत पावर दे दी है। फेक न्यूज़ का असली पावर इस बात में है कि ये ह्यूमन इमोशंस और बायस्ड को टारगेट करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझिए कि इलेक्शन कैंपेन में फेक न्यूज़ का यूज़ लोगों के वोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी ने पोस्ट ट्रूथ को और ज़्यादा पावरफुल बनाया है, सोशल मीडिया ने या फिर एआई ने। तो क्या पोस्ट ट्रूथ का सबसे बड़ा डेंजर ये है कि ये सच और कॉरपोरेशन को डिस्ट्रॉय करता है। अगर लोग फैक्ट और ट्रूथ पर भरोसा करना बंद कर दें तो डेमोक्रेसीज वीक हो जाती हैं, साइंस और रिसर्च अंडरमाइन हो जाते हैं, सोसाइटीज़ और फ्रेगमेंटेड हो जाती हैं। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? हरारी कहते हैं कि पोस्ट ट्रूथ एरा से लड़ने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग और मीडिया लिटरेसी को प्रमोट करना होगा। सबसे पहला कि हर इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करें। दूसरा कि अपने बायसेस को समझना और उनसे ऊपर उठकर ऑब्जेक्टिवली सोचना ज़रूरी है। तीसरा कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटी को मीडिया लिटरेसी को अपने करिकुलम का पार्ट बनाना चाहिए। इसका कंक्लूजन ये है कि हरारी वार्न करते हैं कि अगर ट्रूथ को डिफेंड नहीं किया गया तो फेक न्यूज़ और मैनिपुलेटेड नैरेटिव
दुनिया को एक और डिवाइड और अनस्टेबल बना देंगे। ट्रूथ और क्रिटिकल थिंकिंग ही वो टूल हैं जो हमें पोस्ट ट्रूथ के खतरे से बचा सकते हैं। अब 18th लेसन है साइंस फिक्शन, द फ्यूचर इज़ नॉट वॉट यू सी इन द मूवी। यानी भविष्य वैसा नहीं है जैसा फिल्मों में दिखता है। मूवीज़ और नोवेल का इन्फ्लुएंस लोगों के एक्सपेक्टेशंस और फियर को शेप करता है, लेकिन ये हमेशा रियलिस्टिक नहीं होते। हरारी कहते हैं साइंस फिक्शन सिर्फ एक जॉनरा नहीं बल्कि एक टूल है लोगों के फ्यूचर के बारे में सोचने का तरीका बताने का। इसका रोल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव रोल ये हमें नए पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने और नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करता है, और नेगेटिव ये लोगों के फियर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग को और भी एम्पलीफाई करता है, क्योंकि ये कई बार एग्जैजरेटेड या अनरियलिस्टिक सिनेरियो दिखाता है। और साइंस फिक्शन सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स और इथिक्स के डिस्कशंस भी शेप करता है, जैसे वॉर का नैरेटिव या इथिकल डायलेमास। हरारी कहते हैं कि साइंस फिक्शन हमें इंस्पायर करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमें रियलिस्टिक रहना होगा। साई-फाई एक एग्जैजरेटेड आइडिया के चक्कर में हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जैसे क्लाइमेट चेंज और इनइक्वालिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसका कंक्लूजन है कि हरारी का फाइनल मैसेज है कि साइंस फिक्शन एक पावरफुल टूल है, लेकिन हमें इसे क्रिटिकल थिंकिंग के साथ कंज्यूम करना चाहिए। साईफाई से हमें इंस्पायर होना चाहिए, लेकिन उसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और एग्जैजरेटेड फियर्स से अपने डिसीजंस को इफेक्ट नहीं होने देना चाहिए। अब 19th लेसन है एजुकेशन, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। यानी बदलाव ही एकमात्र स्थायी है। 19th लेसन है कि 21वीं शताब्दी के रैपिड चेंजली वर्ल्ड में एजुकेशन कैसे इवॉल्व होनी चाहिए। आज की बच्चों को कैसी दुनिया के लिए तैयार किया जा रहा है जिसमें जॉब्स, स्किल्स और नॉलेज सब कुछ बार बार बदलेगा। इसलिए एजुकेशंस का फोकस याद करने के बजाय एडेप्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी पर होना चाहिए। हम इसको समझने के लिए सबसे पहले पुराने ज़माने की एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम लिमिटेड थे, जैसे कि स्कूल्स स्टूडेंट को एक फिक्स्ड सिलेबस के थ्रू नॉलेज देते थे, लेकिन आज का ज़माना डायनेमिक है और ट्रेडिशनल एजुकेशंस प्रैक्टिकल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाने में फेल होते थे, जो फ्यूचर की जॉब के लिए ज़रूरी है। और एजुकेशन का फोकस कॉन्सेप्ट को समझने के बजाय याद करने पर होता था, जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है। लेकिन हमें फ्यूचर के लिए नॉलेज से ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी और इमोशनल रेजिलियंस इम्पोर्टेंट होगी। हमें सीखना होगा बहुत एडेप्टेबिलिटी करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना और कोलैबोरेशन करना, ताकि हम ग्लोबल इश्यूज़ को भी सॉल्व कर पाएँ। इसलिए एजुकेशन सिस्टम को स्टूडेंट के क्रिएटिव और इमोशनल इंटेलिजेंस को इन्हेंस करने पर फोकस करना चाहिए। हरारी ये भी कहते हैं कि एजुकेशन एक वन टाइम प्रोसेस नहीं होना चाहिए। फ्यूचर में लोग अपने करियर के दौरान नए स्किल्स बार बार सीखेंगे। एजुकेशन को एक ऐसी फ्लेक्सिबल मॉड्यूल में डिज़ाइन करना चाहिए जो लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से परस्यू कर सकें। मॉडर्न एजुकेशन को मोरल और इथिकल इश्यूज एड्रेस करना चाहिए। एआई एथिक्स, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्लोबल सिटीजनशिप जैसे टॉपिक्स स्टूडेंट के करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। इसका कंक्लूजन ये है कि हरारी का फाइनल मैसेज है, हमें अपने बच्चों को ऐसी दुनिया के लिए तैयार करना है जो हमें अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आई है। एजुकेशन का गोल सिर्फ नॉलेज देना नहीं, बल्कि एडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की प्रिंसिपल सिखाना होना चाहिए। 20वां लेसन है मीनिंग, लाइफ इज़ नॉट ए स्टोरी। जीवन एक कहानी नहीं है। हम अपनी लाइफ को एक कहानी की तरह देखते हैं, लेकिन ये सोच हमेशा रियलिटी के साथ मैच नहीं करती। इंसानी दिमाग नेचुरली अपने एक्सपीरियंस को एक कोहेरेंट स्टोरी में फिट करने की कोशिश करती है। हमारी लाइफ की कहानी में एक क्लियर बिगनिंग, मिडिल और एंड होना चाहिए। हम अपने स्ट्रगल्स और अचीवमेंट को जस्टिफाई करने के लिए उन्हें एक लार्जर पर्पस से जोड़ते हैं। लेकिन ये कहानी का अप्रोच लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को ओवर सिंप्लीफाई करती है। लाइफ के हर एस्पेक्ट एक कहानी में फिट नहीं होते, जैसे कि रैंडमनेस। लाइफ में कई चीज़ें रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल होती हैं जो कहानी के स्ट्रक्चर में फिट नहीं होती, और इसमें बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस भी होती हैं।
एक इंसान के एक्सपीरियंस कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हैं, लेकिन कहानी बनाते वक्त हम उन कॉन्ट्राडिक्शंस को इग्नोर कर देते हैं। तो सवाल ये है कि हमें लाइफ के बारे में अपनी सोच कैसी रखनी चाहिए। तो हरारी बताते हैं कि हमें लाइफ को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में जीना और लाइफ के एक्सपीरियंस को बिना किसी प्री डिफाइंड स्टोरी के समझना ज़रूरी है। मीनिंग एक फिक्स्ड आइडियाज़ के बजाय नए पॉसिबिलिटी और पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करना बेटर है। इसका कंक्लूज़न ये है कि हरारी का फाइनल मैसेज ये है कि लाइफ एक कहानी बनाने की कोशिश में हम अपने एक्सपीरियंस को लिमिट कर देते हैं। लाइफ का असली मीनिंग उसके अनप्रिडिक्टेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी में छिपा है। अगर हम कहानी के परे सोच सकें तो हम लाइफ को एक डीपर और ऑथेंटिक तरीके से समझ सकते हैं। अब इस बुक का आखिरी लेसन है लेसन 21, जो है मेडिटेशन जस्ट ऑब्जर्व। 21 लेसन जो हमें सिखाता है वो ये है कि मेडिटेशन एक पावरफुल टूल है जो हमें अपने थॉट्स, इमोशंस और रियलिटी को समझने का एक डीपर पर्सपेक्टिव है। इस चैप्टर में हरारी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बताते हैं कि कैसे माइंडफुलनेस इंसानी कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करने का एक ज़रूरी हिस्सा बन सकता है। मेडिटेशन का मेन पर्पस अपने माइंड को ऑब्जर्व करना है, बिना किसी जजमेंट या इंटरफेरेंस के। अपने थॉट और इमोशंस को एक आउटर साइड की तरह देखना, जो हो रहा है उसे बिना कंट्रोल करने की कोशिश करके एक्सेप्ट करना। मेडिटेशन इंसान की कॉन्शियसनेस के डीपर लेयर को समझने का एक टूल है जो हम अपनी रियलिटी के साथ कनेक्टेड हैं। हरारी अपने विपासना मेडिटेशन प्रैक्टिस का एक एग्जाम्पल देते हैं जो उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है। विपासना एक एंशिएंट मेडिटेशन टेक्निक जो सेल्फ अवेयरनेस और इनर पीस को प्रमोट करती है। ये प्रैक्टिस उन्हें अपने इमोशंस और डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करती है, जो उनकी राइटिंग और रिसर्च के लिए ज़रूरी है। और मॉडर्न लाइफ की डिस्ट्रैक्शन जैसे सोशल मीडिया और कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस इंसानी माइंड को रेस्टलेस बनाती हैं। मेडिटेशन एक ऐसा इफ़ेक्टिव वे है जो स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए ज़रूरी है, और ये हमें अपने गोल्स और प्रायोरिटी को कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करता है। मेडिटेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यह इंसानी कॉन्शियसनेस को समझने और एक्सपेंड करने का एक तरीका है, अपने माइंड और बॉडी के पैटर्न को समझना। मेडिटेशन हमें इल्यूजन और रियलिटी के बीच का फ़र्क समझने में मदद करता है। इसका कंक्लूजन ये है कि हरारी का फाइनल मैसेज है, मेडिटेशन सिर्फ एक रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं बल्कि एक एवोल्यूशनरी प्रैक्टिस है जो हमें अपने माइंड और इमोशंस के डीपर एस्पेक्ट को समझने का मौका देती है। अगर हम ऑब्जर्व करना सीख लें तो हम अपने फियर्स और डिस्ट्रैक्शन से परे सोच सकते हैं और एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। अब हम इस पूरे बुक की कंक्लूजन की बात करते हैं। 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी बुक एक ऐसी आईना है जो हमें आज की दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी दिखाती है। हरारी हमें ये समझाते हैं कि 21वीं सदी के रैपिड चेंज जैसे एआई, बिग डेटा, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल इनइक्वालिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी या पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है, बल्कि इंसानी वैल्यूज़, मोरालिटी और एडेप्टेबिलिटी का टेस्ट है। उनका संदेश सिंपल है, नॉलेज और ह्यूमैनिटी, एडेप्टेबिलिटी, ग्लोबल कॉरपोरेशन और माइंडफुलनेस। हरारी कहते हैं कि अगर इंसानियत को सर्वाइवल और थ्राइव करना है तो हमें अपने एक्शंस और बिलीव्स को रिस्पॉन्सिबल और इंक्लूसिव बनाना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।